हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस क्लास। आप सभी तैयार हैं आज की वीडियो के लिए? तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वन हाफ फैक्ट। अभी तक की प्रीवियस वीडियोस में आपने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं, उन्हीं पर बेस्ड है आपका वन हाफ फैक्ट। वन हाफ फैक्ट तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आ सकता है यदि आपने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज सही से समझ रखी। यदि आपको अभी भी समझ में नहीं आई है तो पहले प्रीवियस वीडियोस ओपन कर लें, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह से समझ लें, उसके बाद आप वॉल्टा फैक्टर की बात करें। तो हम यहाँ पहले लिख लेते हैं कि हमने जो 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी है वो क्या है। 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज क्या थी? पहला था आपका रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में क्या है आपका P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A इक्वल्स टू XB. XB means what? N of solute by N of solute plus N of solvent. ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ये आपका क्या था? रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकंड क्या है आपका? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या बोलता है? डेल TB इक्वल्स टू KB इंटू M, स्मॉल m, मोलरिटी। मोलरिटी भी आपकी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर kg ऑफ सॉल्वेंट। थर्ड की आप बात कर लें, आपके पास क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दैट मीन्स T del TF इक्वल्स टू KF इंटू M। और फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है आपकी ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई इक्वल्स टू MRT और पाई इक्वल्स टू N अपॉन V RT। यहाँ आपने प्रूफ किया था कि सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो ये सारी प्रॉपर्टीज है कॉलिगेटिव है, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हो ये नंबर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड कर रही है। यहाँ आप देख रहे हो सॉल्यूट, यहाँ आप कहोगे सॉल्यूशन आ रहा है, बट यहाँ जो आपका, जब हम बात कर रहे हैं बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, डाइल्यूट दैट मीन जिसमें सॉल्यूट बहुत ही कम है, जिसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो M यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, M नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ भी आपका N आया, दैट मीन्स ये सारी की सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्योंकि ये सारी मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड कर। अब यहाँ जो हमने बात की थी वो आपका सॉल्यूट एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्वेंट आपने लिया था, यानी नॉन वॉलेटाइल बोल लो जिसको, या नॉन इलेक्ट्रोलाइट जैसे शुगर, ग्लूकोज, ये सब्सटेंस लिए थे जो डिसोसिएट नहीं होते हैं। तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था उस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन यदि आपके पास सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट हुआ, उस केस में क्या करोगे? क्या उस केस में भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी यही रहेगी? इसी तरह से आप इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को कैलकुलेट कर सकते हो। आइए चेक करते। सपोज हम ले लेते हैं NaCl या कोई भी इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट दैट मीन्स जो आयनाइज होता है, जो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, उसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। जैसे यदि आपने NaCl लिया तो ये किसमें डिसोसिएट होगा? Na पॉजिटिव एंड क्लोरीन नेगेटिव। यहाँ कहने की जरूरत नहीं कि ये एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है ना, ये एक्वस सॉल्यूशन में बात कर रहे हैं। तो ये NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है जो अपने आयंस में डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है ना। अब यदि NaCl के लिए हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करें, तो यदि हम इस NaCl के लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे और सपोज हमारे पास इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है 4, बट किसी ने एक्सपेरिमेंट किया और उसने क्या ऑब्जर्व किया कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 नहीं 8 है, दैट मीन्स क्या? आप रॉन्ग है या एक्सपेरिमेंट करने वाला रॉन्ग है? एक्सपेरिमेंट रॉन्ग नहीं है,
एक्चुअली आप बात किसकी कर रहे हो, NaCl की। यहाँ पार्टिकल कितना है, 1, ठीक है ना। जबकि ये एक 1 पार्टिकल सॉल्यूशन में डिसोसिएट हो रहा है, किसमें, अपने 2 पार्टिकल्स में। तो यदि इसके अकॉर्डिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात की जाए तो यदि 1 आ रही है, बट एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली कितनी आ रही है, 2 आ रही है, ठीक है ना। यही चीज हमें बताना है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जो आपकी ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो आपकी कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के इक्वल नहीं है। ऑब्जर्व दैट मीन्स आफ्टर रिएक्शन या आफ्टर एसोसिएशन डिसोसिएशन जो आएगी वो आपकी ऑब्जर्व, और कैलकुलेटेड जो प्रीवियस वाली है। तो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के इक्वल नहीं आएगी। नहीं आएगी दैट मीन्स क्या, या तो कम आएगी या ज्यादा आएगी। ऐसे ही एसोसिएशन का केस भी हो सकता है, जैसे यहाँ तो पार्टिकल डिसोसिएट हो रहे, यदि पार्टिकल्स का एसोसिएशन हो, जैसे आप कोई कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर लो, सपोज एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड में क्या होता है, एसोसिएशन होता है, इसका डाइमर बनता है। यदि एसिटिक एसिड का बेंजीन में सॉल्यूशन बनाया गया तो ये डाइमर फॉर्म में एसोसिएट होता है, 2 मॉलिक्यूल्स इसके इस तरह से एसोसिएट हो जाते हैं। एक इधर आएगा ये COHO, और इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में बन जाता है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पर आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स थे, लेकिन यहाँ पर कितना है, 1 मॉलिक्यूल। इसके अकॉर्डिंग यदि आपने बात की तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी आ रही है, 2, लेकिन इसके अकॉर्डिंग कितनी आएगी, 1। दैट मीन्स एसोसिएशन हो या डिसोसिएशन हो, आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के इक्वल नहीं आती है। नहीं आती है तो कितनी आएगी, कम आएगी, ज्यादा आएगी, कैसे कैलकुलेट की जाएगी, उसी के लिए एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस हुई है जिसको हम बोलते हैं वन हाफ फैक्टर, ठीक है ना। वन हाफ फैक्टर को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। वन हाफ फैक्टर हमें बताता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने टाइम्स इंक्रीज हुई है या कितने टाइम्स डिक्रीज हो गई। इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है ना। वो फॉर्मूला हमारा क्या है, वो है आई जिसको क्या वन हाफ फैक्टर बोलते हैं। आई इक्वल्स टू total number of moles of solute after dissociation or association divide by total number of moles of solute बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, ठीक है ना। ये आपका फॉर्मूला है आई इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन डिसोसिएशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन एसोसिएशन। जैसे हम यदि बात करते हैं, पहले डिसोसिएशन की बात कर ले। डिसोसिएशन में यदि आपने लिया NaCl, एक्वा C है, कहने की जरूरत नहीं बार बार, और यहाँ हम मान के चल रहे हैं कि इसका 100% डिसोसिएशन हो रहा है, ठीक है ना। अभी हम मान के चल रहे हैं 100% डिसोसिएशन हो रहा है, तो ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट होगा। अब इसमें आप रखें तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन आपको कितने मोल्स मिले, 2। बिफोर डिसोसिएशन कितना था, 1। दैट मीन्स आई कितना आ गया आपका, 1। इसी तरह से आप कुछ और एग्जांपल ले सकते हो, लाइक CaCl2 कितना बना, Cl+2 और 2Cl-। यहाँ हम सभी का 100% डिसोसिएशन मान के चल रहे हैं, तो यहाँ अब आपके पास आई कितना हो जाएगा, आफ्टर डिसोसिएशन कितना हुआ, 1 मोल कैल्शियम हुआ और 2 मोल क्लोरीन हुआ। दैट मीन्स टोटल मोल कितने हो गए, 3। और बिफोर डिसोसिएशन कितना है, 1। इसी तरह से आप कुछ और एग्जांपल ले सकते हो,
जैसे हम ले लें एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? Al2SO4 होल प्लस। इसका भी हम 100% डिसोसिएशन मान लें तो आपके पास क्या मिलेगा? 2 मोल एल्युमिनियम आयंस मिलेंगे और 3 मोल सल्फेट आयंस मिलेंगे। I इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? आफ्टर डिसोसिएशन कितना हुआ? 2 मोल्स ये 3 मोल्स ये, टोटल 5 मोल हो गया। बिफोर डिसोसिएशन कितना है? 1। दैट मीन्स I की वैल्यू कितनी आई आपके पास? 5। ये बात हम कब कर रहे हैं? जब हम ये मान के चल रहे हैं कि आपका डिसोसिएशन 100% हो रहा है। बट ऐसा होता नहीं है, हमेशा 100% डिसोसिएशन नहीं होता। यदि 100% नहीं हो रहा, कुछ और क्वांटिटी है, तब आपकी आई की वैल्यू कितनी आएगी और आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उस पर किस तरह से अफेक्ट करेगी? तो उसके लिए हम बात करते हैं, एक टर्म लेते हैं डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आप 11th में पढ़ चुके हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा से। तो हम बात करते हैं अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा। इसका मतलब क्या है कि आपका जो सॉल्यूट है 1 मोल में से अल्फा मोल डिसोसिएट हो रहे हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मीन्स क्या मतलब हुआ? 1 मोल में से अल्फा मोल डिसोसिएट, ठीक है ना। अब 1 मोल में से अल्फा मोल डिसोसिएट हुए तो सपोज हम एग्जांपल लेकर चले NaCl। NaCl में किसमें डिसोसिएट हुआ? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। अब 100% डिसोसिएशन नहीं है, ठीक है ना। कितना डिसोसिएट हो रहा है? तो हमने सपोज किया अल्फा डिसोसिएट हो रहा है, ठीक। तो अब यदि इनिशियल स्टेट में माना जाए तो ये कितना है? 1। हम 1 मोल मान के सकते हैं। स्टार्टिंग में कितना है आपके पास? 1 मोल। स्टार्टिंग में ये 1 मोल है, तब ये कितना है आपके पास? 0। या हम इक्विलिब्रियम कंडीशन मान लेते हैं, रिवर्सिबल। एक टाइम आएगा जब यहाँ पर इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम में ये कितना होगा? इसमें से अल्फा डिसोसिएट हो गया, क्योंकि हम 100% डिसोसिएशन नहीं मान रहे, कुछ डिसोसिएट हुआ, अल्फा डिसोसिएट हुआ। अल्फा डिसोसिएट हुआ तो बचेगा कितना? यहाँ कुछ बचेगा। जैसे सपोज यदि मैं बोलूँ 100 में से 25 डिसोसिएट हुआ, तो 100 में से 25 हुआ तो कुछ बचा। कितना बचा? 100 में से मैंने 25 को लेस किया। वही चीज़ मैंने यहाँ की, यदि अल्फा डिसोसिएट हुआ और इनिशियली 1 था तो 1 माइनस अल्फा, ये NaCl बचा। अब जितना डिसोसिएट हुआ उतना ही ये सब्सटेंस बनेगा, यानी ये कितना बना आपके पास? अल्फा अल्फा। अब यदि हम यहाँ पर I की वैल्यू निकालें तो I इक्वल्स टू क्या है? टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा। और बिफोर डिसोसिएशन कितना है? 1। दैट मीन्स आपके पास I इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 1 प्लस अल्फा, यानी कितना आपका डिसोसिएट होगा उसके अकॉर्डिंग आपकी I की वैल्यू निकल आएगी। आप इसे चेक भी कर सकते हो। सपोज हम NaCl की बात करें, 100% डिसोसिएशन मान रहे हैं, तो अल्फा की वैल्यू कितनी माने? 1 मानी जाए। यदि अल्फा की वैल्यू 1 मानी गई, यदि अल्फा 1 है तो I इक्वल्स टू कितना आएगा? 1 प्लस 1 2। और अभी आपने प्रीवियसली देखा था जब हम NaCl का 100% डिसोसिएशन मान लेते, दैट मीन्स कंप्लीट डिसोसिएशन मान लेते, तब I की वैल्यू कितनी आ रही है? 2। तो यहाँ आपने देखा इस तरह से ये 2 हो गया, तो आप I इक्वल्स टू कितना आया? 1 प्लस अल्फा। अब यदि NaCl की प्लेस पर कुछ और लिया आपने, जैसे अभी आपको एग्जांपल्स बताए थे काफ़ी सारे, आप उन्हीं एग्जांपल्स में से यदि कुछ लेते हैं, जैसे हम ले लें CaCl2 या एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम क्लोराइड, कुछ भी यदि मैंने लिया
एल्युमिनियम क्लोराइड, तो ये क्या बनाएगा Al3 प्लस और 3Cl माइनस। इनिशियल कंडीशन में ये कितना है 1, तो ये कितना हुआ 0। इक्विलिब्रियम पर इसमें से अल्फा डिसोसिएट हो गया। अब यदि एक पार्टिकल डिसोसिएट होता है, 1 मोल डिसोसिएट होता है, तो 1 मोल ही एल्युमिनियम बन रहा है, दैट मीन्स अल्फा डिसोसिएट हुआ तो अल्फा ही एल्युमिनियम आयन बना। बट क्लोरीन आयन कितना बन रहा है 3 मोल। यदि ये 1 मोल है तो ये 3 मोल बन रहा है, तो यदि ये अल्फा डिसोसिएट हो रहा है तो ये कितना बनेगा आपके पास 3 अल्फा। समझ में आया नहीं 3 अल्फा कैसे आया, क्योंकि 1 डिसोसिएट हो रहा है तो ये 1 बन रहा है, तो ये 1 है, लेकिन इसके 1 डिसोसिएट होने पर ये 3 बन रहा है, तो यदि ये अल्फा डिसोसिएट होगा तो ये 3 अल्फा बनेगा। क्लियर। तो यहाँ से आप आई की वैल्यू निकालें, तो आफ्टर डिसोसिएशन कितना हुआ 1 माइनस अल्फा प्लस 3 अल्फा अपॉन 1, ये कैंसिल, कितना बचा 1 प्लस 3 अल्फा। ठीक है ना, इस केस में कितना आ गया 1 प्लस 3 अल्फा। इसी तरह से यदि आप कोई और रिएक्शन ले लें, सपोज Al2SO4 थ्राइस, तो यहाँ कितना मिल रहा है 2 एल्युमिनियम आयन और 3 सल्फेट आयंस। ये 1 मोल है तब ये 0 0 है। इसमें से यदि अल्फा डिसोसिएट किया तो ये कितना बनेगा 2 अल्फा, ये कितना होगा 3 अल्फा। आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा बाय 1, कितना हुआ 5 अल्फा माइनस 1 अल्फा 4 अल्फा, 1 प्लस 4 अल्फा। आई इक्वल्स टू कितना हो गया 1 प्लस 4 अल्फा। दैट मीन्स आप एक ट्रिक देख सकते हो, यहाँ टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने बन रहे थे 4, तो आपके पास यहाँ कितना है 1 प्लस 3 अल्फा। यहाँ टोटल कितने बन रहे हैं आपके पास 5, तो यहाँ कितना है 1 प्लस 4 अल्फा। तो टोटल आपके पास जितने नंबर ऑफ मोल्स बने उससे 1 लेस करके आप आई की वैल्यू निकाल सकते हो 1 प्लस दैट अल्फा। अब यदि आपके पास n नंबर ऑफ मोल्स है, ये तो आपने एक पर्टिकुलर इक्वेशंस देखी, अब यदि आपके पास n नंबर ऑफ मोल्स है, तो n नंबर ऑफ मोल्स है तब हम क्या कर सकते हैं, n नंबर ऑफ मोल्स यानी कोई एक कॉमन रिएक्शन लिख लें हम। ठीक है, ये आपके पास AN है, ठीक है ना, ये आपके पास AN है और आफ्टर डिसोसिएशन कितना बना N, जैसे यहाँ पर NaCl था यानी 1 था, तो आपके पास कितने मिल गए थे वो उतने, उसके अकॉर्डिंग पार्ट्स में डिसोसिएट हुआ। तो यदि आपके पास एक N है, आफ्टर डिसोसिएशन कितना बना N, यदि ये हमने 1 माना तो ये कितना है 0। ये कौन सी कंडीशन है आपकी इनिशियल है। इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ, इसको भी हम रिवर्सिबल ले लें। इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ, इसमें से अल्फा डिसोसिएट हुआ। अब यदि इसमें से अल्फा डिसोसिएट हो रहा है तो ये कितना बनेगा, कितना बनेगा, यदि ये n था तो ये n बना, तो यदि अल्फा डिसोसिएट हुआ तो कितना बनेगा n अल्फा, तो ये बन गया आपके पास n अल्फा। अब आप i की वैल्यू निकाल लो, i कितना होगा 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा बाय 1, यानी ये हो गया आपके पास, इसको इधर ले जाओ, सॉरी i माइनस 1 इक्वल्स टू n अल्फा माइनस अल्फा, i माइनस 1 n कॉमन ले लो, सॉरी अल्फा कॉमन ले लो n माइनस 1, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी i माइनस 1 बाय n माइनस 1। ये फॉर्मूला आपको बुक में मिल जाएगा, इसको डायरेक्टली लर्न करने की आपको जरूरत नहीं है, आप यहाँ से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा ये फॉर्मूला कैसे निकला है। तो इस तरह से यदि हमारे पास n नंबर ऑफ मोल्स है तो आप अल्फा की वैल्यू डिसोसिएशन के केस में निकाल सकते हैं। तो डिसोसिएशन के केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकलेगा i माइनस 1 बाय n माइनस 1, इस तरह से ये आपका निकला डिसोसिएशन। यानी डिसोसिएशन के केस में हमेशा i ग्रेटर देन 1 होगा। आपने देखा NaCl के केस में i की वैल्यू 2 आ रही है,
AlCl3 देखा तो वहाँ 4 आ रही है, ठीक है ना। इस तरह से आपके आई की वैल्यू डिसोसिएशन के केस में हमेशा 1 से ज़्यादा होगी। एसोसिएशन के केस में चेक करते हैं अब एसोसिएशन में क्या होगा, ठीक है ना। तो बात करते हैं अब हम एसोसिएशन की। एसोसिएशन मोस्टली आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स में पाया जाता है। जैसे हम एसिटिक एसिड की बात करते हैं, एसिटिक एसिड में डाइमर बनता है। जब एसिटिक एसिड को बेंजीन में डिसॉल्व किया जाता है तब ये डाइमर बनाता है। हम मान लें इसका 100% एसोसिएशन हो रहा है, ये डाइमर बनाएगा तो ये हम इसको लिख सकते हैं। अभी आपको बताया था किस तरह से टू मॉलिक्यूल इसके कंबाइन होकर डाइमर बना रहे हैं, दैट मीन्स हम इसको होल वाइज लिख सकते हैं। 2 मोल एसिटिक एसिड कंबाइन होकर 1 मोल डाइमर बना रहा है। तो अब यदि यहाँ पर मैं आई की बात करूं, आफ्टर डिसोसिएशन कितने आए 1, नंबर ऑफ मोल्स कितना आया 1। बिफोर डिसोसिएशन नंबर ऑफ मोल कितने थे 2, दैट मीन्स आई की वैल्यू कितनी आई 1/2, लेस देन 1, ठीक है ना। इसी तरह से जैसे ये डाइमर है, हो सकता है आपके पास ट्राइमर, टेट्रामर, पेंटामर, पॉलीमर बनाए कुछ। तो यदि हम सपोज करें एक आपके पास ट्राइमर है, ठीक है ना, ट्राइमर है तो ये क्या बना लेगा 8,3। तो यहाँ आई की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी आफ्टर डिसोसिएशन 1 मोल, बिफोर डिसोसिएशन 3 मोल। इसी तरह से आपके पास यदि टेट्रामर है तो आपके पास आई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1/4। तो हम बात करें यदि आपके पास कोई पॉलीमर है, तो मैंने मान लिया Na है तो ये क्या कंबाइन हुआ AN, तो मेरे पास आई की वैल्यू कितनी आई 1/n। दैट मीन्स एसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो जाएंगे। आफ्टर द रिएक्शन नंबर ऑफ मोल्स कम मिलेंगे, तो आपके एसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी। ये तो हमने कब बात की जब 100% एसोसिएशन मान रहे। डिसोसिएशन की तरह हम यदि यहाँ पर भी लेके 100% एसोसिएशन नहीं हो रहा तो वहाँ हम डिग्री ऑफ एसोसिएशन की बात कर लेंगे, और डिग्री ऑफ एसोसिएशन को भी हम अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। उसका मतलब क्या है कि 1 मोल में से कितने एसोसिएट हो रहे हैं, यानी अल्फा माने तो 1 मोल में से अल्फा मोल्स एसोसिएट हो रहे, दैट इज द डिग्री ऑफ एसोसिएशन। डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा, 1 मोल में से अल्फा मोल एसोसिएट हो रहे। तो अब वही यदि हम एसिटिक एसिड की बात कर लें, ठीक है ना, ये एसिटिक एसिड यहाँ कितना है आपके पास 2 है, और यहाँ क्या आ रहा है बाद में 2 मॉलिक्यूल्स ये कंबाइन हो गए। हमने इनिशियल स्टेट में मान लिया कि ये 1 है, ये कितना होगा इनिशियली 0। अब एसोसिएशन मान ले तो हमने माना इसके अल्फा मोल्स एसोसिएट हुए, तो यहाँ कितने बनेंगे आप देख रहे हो, यहाँ पर 2 मोल से तो यहाँ 1 मोल बन रहा है, जस्ट हाफ हो रहा है। तो यदि ये अल्फा एसोसिएट हो रहा है तो ये कितना बनेगा आपके पास अल्फा/2। ये चीज क्लियर है ना, यहाँ पर आपके पास जितने थे उससे हाफ यहाँ पर बन रहे हैं। तो यदि यहाँ आपने 2 लिए तो यहाँ कितना बना 1, तो यदि यहाँ अल्फा एसोसिएट हो रहा है तो यहाँ कितना बनेगा अल्फा/2। ये बात क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ मैं रट्टा नहीं मारना है किसी भी चीज का, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको यही इक्वेशन दी जाए। कोई भी इक्वेशन होगी, आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, तो कोई सिंपल क्वेश्चन तो होगा नहीं। तो यहाँ आपको चीज को समझना है, ना कि रट्टा मारना है। तो यहाँ आपका यदि 2 मोल का 1 मोल हो रहा है, हाफ हो रहा है, तो यहाँ जितना एसोसिएट होगा उसका हाफ यहाँ पर आपके पास बनेगा। तो इसलिए यदि अल्फा एसोसिएट हो रहा है तो यहाँ कितना बनेगा अल्फा/2। तो यहाँ से हम आई की वैल्यू निकालें, कितनी आएगी 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा/2/1। दैट मीन्स कितना हुआ 1 माइनस अल्फा/2, ठीक है ना, ये 1 माइनस
अल्फा बाय 2 आपके पास किसके केस में बना, यदि आपके पास कोई डाइमर है। अब यदि सपोज कोई ट्राइमर है या कोई अदर पॉलीमर है तो वहां कितना आएगा। यदि मेरे पास कोई ट्राइमर है, मैंने लिया 3A और ये बना A3, इसको भी मैंने इनिशियली मान लिया 1, तो ये कितना है 0, ये किया अल्फा। अब देखो वहां कितना थे, 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो रहे थे तो आपने अल्फा बाय 2 किया। यहाँ कितने हो रहे हैं 3, यानी 3 का कितना बन रहा है 1, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास अल्फा बाय 3। आई इक्वल्स टू कितना हुआ 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 3 बाय 1। इसको सॉल्व करो तो कितना आया 3 माइनस 1 2, दैट मीन्स ये हो गया आपके पास 1 माइनस 2 अल्फा। क्लियर है ये बात आपको समझ में, सॉरी 1 माइनस 2 अल्फा बाय 3, ये चीज समझ में आई, ठीक है ना। इसी तरह से आप यदि पॉलीमर की बात करते हो तो हम पॉलीमर के लिए क्या लेंगे, यहाँ n पार्टिकल ले लो, ठीक है ना। पॉलीमर के लिए हमने क्या ले लिया n ले लिया, तो एसोसिएट कितने हुए n, यदि अल्फा एसोसिएट होगा तो बनेगा कितना अल्फा बाय n। आई की वैल्यू कितनी आई 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n बाय 1, ये कितना आ जाएगा, इसको इधर ले लो, i माइनस 1 इक्वल्स टू अल्फा बाय n माइनस अल्फा। i माइनस 1 इक्वल्स टू अल्फा कॉमन ले लें तो 1 माइनस n माइनस 1, यहाँ से आप अल्फा की वैल्यू निकाल लो तो अल्फा इक्वल्स टू कितना आएगा i माइनस 1 बाय 1 माइनस n माइनस 1। अब आपने ध्यान दिया तो जब हमने डिसोसिएशन के केस में किया था तो यहाँ आया था n माइनस 1, क्योंकि वहाँ पार्टिकल डिसोसिएट हो रहे थे। यहाँ एसोसिएट हो रहे हैं तो कितना आया 1 माइनस n माइनस 1। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, एसोसिएशन के केस में i की वैल्यू हमेशा कम हो जाती है और डिसोसिएशन के केस में i की वैल्यू हमेशा बढ़ जाती है, ठीक है। और यदि कभी ऐसा हो कि एसोसिएशन डिसोसिएशन कुछ भी नहीं हो रहा है, जैसे कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में होता है, वहां पर i की वैल्यू हमेशा 1 होती है, ठीक है ना। तो अब हम इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बेस पर कि असली यदि आप एसोसिएशन डिसोसिएशन की बात करते हो या आपके पास जो सॉल्यूट है वो इलेक्ट्रोलाइट है, क्या तब भी आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वही वैल्यू आएगी जो आपने पहले फॉर्मूलेस निकाले हुए? नहीं होगा ना ऐसा, क्योंकि यदि आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया है तो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिफर हो जाएगी। आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल डिफर हो रहे हैं। अब पार्टिकल्स डिफर होंगे तो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो कितने टाइम्स बढ़ेगी या कितने टाइम्स कम होगी उसके अकॉर्डिंग, दैट मीन्स आई की टर्म में अब हम बात करें तो हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के उन फॉर्मूलेस में जो हमने पहले निकाले हैं कुछ चेंजेस आएगा। और वो चेंजेस क्या होगा, जैसे हम रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की ही बात कर रहे हैं, तो रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के केस में आपने क्या फॉर्मूला लिखा था, P नॉट A माइनस पी ए बाय P नॉट A इक्वल्स टू XB। ये कब था, जब आपका इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूट है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, दैट मीन्स I की वैल्यू 1 है। लेकिन यदि I की वैल्यू 1 नहीं है तो हम इसमें I का मल्टीप्लाई कर दें, तो जितने भी टाइम्स आपकी I की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होगी उससे आपकी रिलेटिव लॉरिंग उसके अकॉर्डिंग निकल आएगी। सेम फॉर्मूला आप लगा सकते हो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपने क्या लिखा था, डेल TB इक्वल्स टू KB इंटू M इंटू I, डेल TF इक्वल्स टू हो जाएगा KF इंटू M इंटू I। हम I क्यों कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है ना, क्योंकि पहले I नहीं किया था क्योंकि आपका सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट था, वहाँ I की वैल्यू 1 थी। लेकिन यदि I की वैल्यू आपकी 1 नहीं है, 1 से कम या ज़्यादा है, पार्टिकल्स का एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रहा है, उस केस में आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी।
क्योंकि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली आपकी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड कर रही है, तो इसलिए आप आई का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। सेम थिंग आप ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ देख लो, पाई इक्वल्स टू एन अपॉन वी आर टी इंटू आई। तो ये आपके पास न्यू फॉर्मूलेस आ जाते हैं, आप कहीं से भी इसको चेक कर सकती हैं कुछ भी वैल्यूज रखकर। अब एक बात और आती है, एक एग्जांपल लेकर बताती हूँ। यदि आपके पास NaCl है, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन, NaCl के इस एक्वस सॉल्यूशन में यदि मैं मॉलिक्यूल्स सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास की बात करती हूँ, तो सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। जैसे मैंने लिया NaC, ये एक्वस ही है ना, ये Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ जो कि एक्वस में है, Cl नेगेटिव में हुआ एक्वस में। अब हमने इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने को कहा, दो स्टूडेंट्स को मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने को कहा, एक ने यहाँ से उठाया और इसका मॉलिक्यूलर मास उसने कितना बताया 58.5, 23 Na का और Cl का 35.5, तो कितना होगा 58.5। लेकिन एक दूसरा स्टूडेंट आया, उसने सॉल्यूशन में अपना हाथ डाला, अब उसके पास कुछ Na आयंस आए, कुछ Cl आयंस आए, या कभी Na आयन आए कभी Cl आयन आए, तो उसने क्या ऑब्जर्व किया, इनका मास इसके कंपेयर में काफ़ी कम है, यानी इसका कितना आएगा, यदि Na आया तो 23 आएगा, क्लोरीन आया तो कितना आएगा 35.5 आएगा। बट यहाँ हम अप्रॉक्सी कितना मान सकते हैं कि इन दोनों का मास हाफ हाफ, अप्रॉक्सीमेटली इसका जो NaCl का था उसके मास का हाफ मास है, तो इसका हाफ करोगे तो कितना आएगा 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 29.25। इसी तरह से अप्रॉक्सीमेटली इसका भी कितना आ गया 29.25। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास है वो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास से डिफर करता है। जो आपका ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास है वो जो आपका नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास था उतना नहीं आता है, एक्सपेरिमेंटली मॉलिक्यूलर मास चेंज हो जाता है। ये जो चेंज ऑफ मॉलिक्यूलर मास है इसी को बोला जाता है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। एबनॉर्मल दैट मीन जितना एक्चुअली या कैलकुलेटेड वैल्यू होनी चाहिए उतनी नहीं आती, या तो कम आती है या ज़्यादा आती है। तो जैसे यदि आपका डिसोसिएशन हो रहा है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, कम हो जाएगी। वही यदि आप एसोसिएशन की बात करते हो, जैसे मैं CH3COOH की बात करूँ, तो यहाँ मेरे पास कितना होगा 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो जाएंगे। यदि मैं नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास की बात करूँ, इसका मॉलिक्यूलर मास निकाला तो हमें कितना आया 2 कार्बन 12, 4 हाइड्रोजन 4, 2 ऑक्सीजन 32, कंबाइन किया तो कितना आया 60। लेकिन यहाँ पर यदि कैलकुलेट किया तो 2 मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होकर डाइमर फॉर्म कर लिया, 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो चुके, तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा 120। दैट मीन्स आपका मॉलिक्यूलर मास जो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास है वो ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास या कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास के इक्वल नहीं आता है। मॉलिक्यूलर मास में जो ये चेंजेस आते हैं इसी को ही हम बोलते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। यानी आई का यदि हम फॉर्मूला लिखें यहाँ से, तो हम आई का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास बाय नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। आप वैसे भी पहले भी आपने आई का फॉर्मूला क्या लिखा था, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन डिसोसिएशन। तो यहाँ हम मास की बात करें तो हम क्या बोलेंगे, I इक्वल्स टू ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास बाय नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ से भी यदि आप मॉलिक्यूलर मास के टर्म में भी बात करते हो तो आपके पास आई का आंसर वही आएगा जो पहले आया था। जैसे यदि आप डिसोसिएशन के केस में बात करते हो
तो डिसोसिएशन के केस में यदि आपने NaCl का ही ले लिया, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये कितना आया 58.5, ये कितना है 29.25। आई की वैल्यू निकालोगे, आप क्या बोल रहे हो, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास बाय नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो आपके पास ये कितना आ जाएगा 29.25 बाय 58 सॉरी ये कितना होगा आपका नॉर्मल बाय ऑब्जर्व, है ना, गलत हो गया वो, ये होगा आपका नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बाय ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। उसके अकॉर्डिंग यदि आप यहाँ से आई की वैल्यू देखते, इसके लिए नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कितना है 58.5, ऑब्जर्व्ड कितना है 29.25, दैट मीन्स 2। आपने NaCl के डिसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू फाइंड करके देखी, वहां आ रही थी 2। इसी तरह से आप यदि एसोसिएशन के केस में भी देखते हैं CH3COOH, या एसोसिएशन के केस में भी देखते हैं तो इसका कितना है 60, ये 120। I इक्वल्स टू कितना नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बाय ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, कितना आया 1/2। तो आप जो I है उसको नंबर ऑफ मोल्स की टर्म में भी बात कर सकते हो, मॉलिक्यूलर मास है तो मॉलिक्यूलर मास की टर्म में भी बात कर सकते हो। I का यूज किए बिना हम मॉलिक्यूलर मास को निकालना हो, ठीक है ना, जैसे यहाँ तो हम I की टर्म में निकाल रहे हैं, यदि I का यूज किए बिना आपको सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकालना हो तो हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू हम निकाल सकते हैं। अब यदि इसके अकॉर्डिंग मैं बात करूं, अभी आपने निकाला कि जैसा आप I को मॉलिक्यूलर मास की टर्म में निकाल रहे हो तब भी आपका वही आ रहा है जो आप उसके मोल्स की टर्म में बात कर रहे हो तब निकाल रहे हो। तो यहाँ हम क्या निकाल सकते हैं, जो आपका नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास है, आप एक चीज और देखें, आपका जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या I की वैल्यू उतनी कम हो रही है। जैसे एसोसिएशन के केस में आप देखते हैं आपका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स बट I की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। आपका मॉलिक्यूलर मास डबल हुआ तो I की वैल्यू कितनी हो गई, हाफ हो गई। जबकि डिसोसिएशन के केस में आप देखते हैं यदि मॉलिक्यूलर मास आपका कम होता है, जो ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास है वो कम हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, तो आपकी I की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। यानी मास यदि कम हो रहा है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपकी बढ़ रही है, वहीं यदि आपका मास ज्यादा हो रहा है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो हम क्या कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। आप कोई भी फॉर्मूला भी अप्लाई करके देख सकते हैं। जब हम फॉर्मूला लिखते हैं, जैसे सपोज मैंने क्या लिखा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट लिखा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, KB इंटू M इंटू I, या I को अभी हटा दीजिए, हम I की बात नहीं कर रहे। तो यहाँ आप देखिए M क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। वही मोल्स को आप क्या लिख सकते हो, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट, या kg में मान लें। दैट मीन्स आप क्या देख रहे हो, जो आपकी ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, है ना, डायरेक्टली है मास ऑफ सॉल्यूट के, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो यदि आपका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम होगी, और यदि मास डिक्रीज होगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी। तो ये जो आपने फॉर्मूला लिखा, इसी को ही मैं अदर वर्ड में लिख सकती हूँ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के टर्म में लिखा जाए तो मैं I इक्वल्स टू लिख सकती हूँ, यहाँ क्या आएगा, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय
नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व कोई एबनॉर्मल भी बोला जा सकता है जो कि आपका एसोसिएशन या डिसोसिएशन के बाद चेंज हुआ है। यानी नॉर्मल कौन सा है, जो आपका एक्चुअली है, जिस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपने मास निकालना है वो है। बट ऑब्जर्व या एबनॉर्मल क्या है, जो रिएक्शन के बाद एसोसिएशन या डिसोसिएशन हुआ है उसके बाद आपके मास में जो चेंजेस आया उसको आप ऑब्जर्व बोल रहे हैं। तो इस तरह से यदि आएगा मॉलिक्यूलर मास की टर्म में बात करें तो नॉर्मल बाय ऑब्जर्व्ड आएगा। बट यदि हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की टर्म में बात करते हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मॉलिक्यूलर मास के अपोजिट, ये चीज आपको क्लियर होगी ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मॉलिक्यूलर मास से रिवर्स होती है। तो इसलिए यहाँ क्या आएगा, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आई होप आपको ये चीज अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। नहीं आई तो एक बार फिर से वीडियो को आप रिप्ले करिए और शुरू से उसको फिर से देखने की, समझने की कोशिश करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।